बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 मार्च और दिन है मंडे का। 3 इश्यूज़ पर आज की व्लॉग में हम बात करेंगे। पहला तो ये कि जब आप फॉर्म 47 पर सिर्फ 17 नशिस्तें लेकर चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो तब आपके साथ ऐसा ही होता है कि आपकी कोई इज्जत नहीं होती। कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैं शेयर करूँगा। भाई लोगों ने क्या किया इस चुनतखब हुकूमत के साथ। दूसरे नंबर पर नाजरीन, 10 साला प्लान की इस वक्त एक थ्योरी सामने आ रही है, बल्कि काफ़ी अरसे से ये थ्योरी जो है वो पेश की जा रही थी कि अब 10 साला प्लान होगा। ये 10 साला प्लान असल में है क्या, क्या इसमें कहा जा रहा है कि इस प्लान के मुताबिक क्या होगा और अप्रैल का महीना क्यों डिसाइसिव है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और इस 10 साला प्लान की नाकामी के हवाले से। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में जी, ट्रंप इंतज़ामिया ने एक बड़ी साजिश नाकाम बनाई है वाइट हाउस के बाहर। क्या हुआ है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं कि 10 साला जो प्लान है इस हवाले से क्या कहा जा रहा है। देखें जी, काफ़ी अरसे से, ख़ासतौर पर जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएगी उसके बाद जो है वो तब्दीली हुई, फिर इलेक्शंस हुए और फिर दोबारा से ये जो चुनतखब हुकूमत है फॉर्म 47 के ऊपर 17 नशिस्तों के ऊपर ये जब आई तो उस टाइम से लेकर अब तक ये जो प्लान है इसकी गूंज है और थ्योरी एक बयान की जा रही है कि 10 साल तक इसी तरह से जो सिस्टम है वो चलेगा। इमरान खान साहब नहीं आ पाएंगे और इसी तरह की जो चुनतखब हुकूमत है, खटपुतली हुकूमत जो है वो बनी रहेगी। यानी कि अगर शहबाज शरीफ नहीं होंगे तो उनकी जगह पर और कोई हो जाएगा, मरीम नवाज़ हो जाएंगी या और कोई आ जाएगा जो जिसकी जो डोरें हैं वो कहीं और से कंट्रोल होंगी। और फिर उसके बाद 10 साला प्लान में फिर ये भी कहा जा रहा है जी कि आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी एक और एक्सटेंशन होगी और चूँकि उनकी अभी की जो टर्म है वो 5 साल की है तो एक और एक्सटेंशन का मतलब ये हो जाएगा कि उनकी जो टर्म है वो फिर 10 साल तक चली जाएगी। यानी कि 2032-33 तक ये जो टर्म है वो बनती है। और इसी तरीके से आपका जो अदालती सिस्टम है जो कि अभी उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, पूरा अदालती सिस्टम को 180 डिग्री तब्दील किया गया है। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस वक्त मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं, जो कि सीनियर थे उनसे, वो चीफ जस्टिस नहीं हैं। तो वहाँ पर भी ये जो 10 साला प्लान है वो इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा कि याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो हो सकता है अभी वो 3 साल के लिए हैं और चूंकि ये हुकूमत के ही हाथ में है, जुडिशल कमीशन के ही हाथ में है कि किसको चीफ जस्टिस बनाना है, तो वो मज़ीद भी 3 साल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब आ सकते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आमिर फ़ारूक साहब भी अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में आगे हैं। तो यूँ ये जो एक मौजूदा सिस्टम है ये एक्सटेंड इसको किया जाएगा और ये 10 साल तक इसी तरह से रहेगा। तो ये बेसिकली जी जो सारा एक प्लान है, ये जो थ्योरी है वो इस 10 साल के हवाले से बयान की जा रही है कि ये काम किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं ख़ास तौर पर आलमी सतह पर भी और इवन के अंदरूनी साइड पर भी, उनको देखते हुए ये नहीं लगता कि अगर इस तरह का कोई प्लान है और क्योंकि ये सिस्टम तब्दील किया गया तो ये प्लान सक्सेसफुली ये जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। क्यों जी? एक तो आलमी सतह पर कोई इन्हें जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रही। ट्रंप के एक शुक्रिया के ऊपर शादियाने जो है वो बजाए गए, लेकिन उसके बाद मुकम्मल खामोशी और बल्कि डेवलपमेंट एक ये हुई जी कि जो ट्रैवल बैन्स हैं वो लगे और पाकिस्तान को जो है उन्होंने लेवल 3 लेवल 4 के अंदर जो है वो डाल दिया। अपने शहरियों को कहा जी कि आप तो कश्मीर और बलूचिस्तान और केपी में तो आप जाएं ही ना, और वैसे भी अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आप ये काम जो है वो आपने नहीं करने और बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। तो जब ताल्लुकात ठीक करने होते हैं तो फिर इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो नहीं हुआ करती। और फिर वैसे भी कोई जो सपोर्ट है वो इस मौजूदा जो चुनतखब ये रजीम है इसको मिल भी नहीं रही। और आलमी सतह से भी यही जो पैगामात है वो दिए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो लाई जाए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब ही आ सकती है कि जब इमरान खान साहब की रिहाई होगी। और इमरान खान साहब की रिहाई का मतलब ये है कि जिस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे ये जो चुनतखब हैं ये चलता होंगे और ये जो सारी रजीम है इस सारी रजीम को रिवर्स होना पड़ेगा और इस सिस्टम को तब्दील होना पड़ेगा और ये सारे काम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो ये आलमी सतह पर है और दूसरा इंटरनली जो प्रेशर है वो है इमरान खान साहब का और अवाम का, क्योंकि अवाम आपके साथ नहीं है, अवाम सारी की सारी इमरान खान साहब के साथ है और उनके दिलों में आपके हवाले से वो मोहब्बत अब नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। तो ये एक और बड़ा जो है वो आप कहें जी कि चैलेंज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक और ये जो रजीम है
اس کے لیے ایک خطرہ آپ کہہ لیں کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جو رجیم ہے یہ چل نہیں سکتی ہے، تو کس طریقے سے معاملات کو جو ہے وہ چلایا جائے، اب یہ جو سوچ و بچار ہے وہ کی جا رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ معاشی طور پر بھی جو اشاریے ہیں وہ ڈکریز کی طرف دن بہ دن جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ مزید آپ کو مہنگائی کرنے کا کہہ رہا ہے، بجلی کے اوپر اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید بڑھانے کا کہہ رہا ہے، تو اوورآل ہی جو چیزیں وہ چل نہیں پا رہی ہیں اصل میں، اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جو اگر کوئی پلان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو پلان ہے اس کی جو ایک ناکامی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ پلان چل پائے گا، یا یہ جو رجیم ہے یہ چل پائے گی، کیونکہ کہیں سے بھی کوئی جو سپورٹ ہے وہ نہیں مل پا رہی۔ بہرحال جی کسی نہ کسی طریقے سے تو انہوں نے معاملات کو چلانا ہے، تو اس کے لیے اب ایک اور مزید اور پھر اپریل کے مہینے کے اندر، بلکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک مرتبہ پھر سے جو سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، تو عمران خان اور دوسری طرف جو بھائی لوگ ہیں وہ بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے جو تیاریاں ہیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ اگر ابھی یہ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو پھر ان کو کس طرح سے ہم کاؤنٹر کریں گے یا کیسے ہم ان کو روکیں گے، کیونکہ 26 نومبر کر کے دیکھ لیا، 26 نومبر کے باوجود عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں جو باہر موجود پی ٹی اے کی لیڈرشپ ہے یہ آپ کہیں جی کمپرومائزڈ ہیں، یا یہ وہ کام نہیں کر پا رہے، بلکہ وہ صدیق جان صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھی کولیگ ہیں، انہوں نے تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے یہاں تک کہہ دیا جی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اگر عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح لوئل ہوتے تو ابھی تک عمران خان صاحب باہر ہوتے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب عوام نکلی تو یہ جو ہے وہ کوئی 6 اضلاع جو ہے وہ ٹاپ کر تو چلے گئے کے پی میں، اور پھر دوسری مرتبہ جب ڈی چوک آئے تو 26 نومبر ہو گیا، تو دونوں مرتبہ علی امین گنڈا پور کہاں پر تھے، ان کی وجہ سے یہ جو چیزیں تھیں یہ فلاپ ہوئیں۔ تو اگر اور یہاں تک بھی صدیق جان صاحب نے دعویٰ کیا کہ ایک اہم شخصیت جو کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرتی ہے، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرتی ہیں، مطلب عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل ملاقاتیں ہوتی ہیں، فیملی سے ملاقاتیں کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان میں سے ہی کوئی یہ شخصیت ہوگی، اس شخصیت نے یہ کہا ہے، اب انہوں نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے، بہرحال انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر آؤں گا تو علی امین گنڈا پور کو صرف یہ نہیں ہوگا کہ میں وزارت اعلیٰ سے ہٹاؤں گا، بلکہ اس کو میں پارٹی سے بھی ہٹاؤں گا، کیونکہ انہوں نے جو غداری ہے وہ کی ہے۔ تو یہ اس وقت عمران خان صاحب کی تھنکنگ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، اگر وہ جو شخصیت ہے ان شخصیت اگر وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ بہرحال علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ویسے ہی بہت سارے جو شکوک و شبہات ہیں وہ موجود ہیں۔ بہرحال جی اب اپریل کا مہینہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے ڈیسائزو اس وجہ سے ہے کہ اپریل کے مہینے میں عمران خان صاحب بھی نکل رہے ہیں، دوبارہ سے عوام کو سڑکوں پر نکالنے کی تیاری ہے، اور اگر اس مرتبہ عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے تو 26 نومبر بھی ہو گیا، انٹرنلی بھی جو پریشر ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور سخت اعصاب کی یہ جو جنگ ہے اس میں طاقتوروں کو اس وقت جو ہے وہ کامیابی نہیں مل رہی، اور عالمی پریشر بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، تو اب اگر عوام نکلتی ہے اور بڑی تعداد میں نکلتی ہے تو پھر ان کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے لیے اب انہوں نے کیا پلان کیا جی کہ یہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو لے آئے ہیں کابینہ کے اندر، اور سہیل رائس صاحب نے کالم لکھا اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ پچھلے دھرنے کے بعد علی امین گنڈا پور کو یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اگر اب پختونخوا سے گنڈا پور کوئی جلسہ لے کر صوبے سے باہر نکلے تو پھر ان کی حکومت نہیں رہے گی۔ میرے اندازے کے مطابق اس اسکیم پر کام شروع ہو گیا ہے، اور پرویز خٹک شعبہ داخلہ امور میں آ کر پولیس اور ایجنسیوں کے تعاون سے یہ کام کریں گے۔ پرویز خٹک کی کابینہ میں شمولیت، گنڈا پور حکومت گرانے کی تیاریاں شروع، تو کوسچن مارک۔ اچھا اب آپ دیکھیں جی کہ وہ شعبہ داخلہ میں آ گئے، اور اگر علی امین گنڈا پور کوئی پرامن احتجاج لے کر آتے ہیں تو پولیس اور ایجنسیوں کی تعاون سے وہ اس کو روکیں گے، اور ان کی جو حکومت ہے وہ پھر گرائیں گے۔ اب پرامن احتجاج جو ہے وہ تو اجازت ہے اس کی آئین و قانون کے اندر، تو پھر آپ کیسے پولیس اور ایجنسیوں کی مدد سے ان کی حکومت بھی گرائیں گے اور ان کا جو یہ جلوس ہے وہ بھی نہیں آنے دیں گے؟ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا اگر کہیں سے قافلہ آتا ہے جو کہ رزسٹ کرتا ہے تو وہ کے پی سے ہی جو قافلے ہیں وہ آتے ہیں، پنجاب سے بھی لوگ نکلتے ہیں، لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ جو زیادہ قربانی ہے وہ ساری کے پی کی ہی ہیں، کیونکہ کے پی بالکل فرملی عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور اب بھی آپ حالات بھی دیکھیں تو کے پی میں ہی زیادہ حالات خراب ہیں جو دہشت گردی کے حوالے سے ہیں، بلکہ آج صبح میں ایک تھریٹ الرٹ بھی راولپنڈی اسلام آباد جو جڑواں شہر ہے ان کے حوالے سے جاری ہوا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی اس طرح کا جو اٹیک وغیرہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور
जो है वो इस तरह का कोई जो वाक़या है वो ना हो। तो बहरहाल जी ये इस वक्त हालात चल रहे हैं और अप्रैल का महीना इस तरह तनाजुर में बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है। एक तो 10 साला जो प्लान है, अगर इस तरह कोई थ्योरी है तो अप्रैल का महीना अगर ये गुजारते हैं और किसी तरीके से नवंबर गुजार देते हैं और आलमी प्रेशर चूँकि इसी टाइम पर ही ज़्यादा है, अगर ये टाइम किसी तरीके से गुजार लेते हैं तो आलमी सतह पर भी जो डेवलपमेंट्स हो रही होंगी वो पता चल जाएगा यहाँ पर। तो उसको अगर किसी तरीके से टैकल किया जाता है, इमरान खान साहब के इस एहतजाज की कॉल को किसी तरीके से टैकल कर लिया जाता है, तो फिर हो सकता है कि 10 साला प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। लेकिन अगर आलमी प्रेशर मुसलसल बढ़ता गया और लोग सड़कों पर निकल आए तो फिर इनके खात्मा, इस चुनतखब हुकूमत का खात्मा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। और इमरान खान साहब की जो रिहाई है, इमरान खान साहब की रिहाई का फिर मतलब ये होगा कि ना सिर्फ इस चुनतखब हुकूमत का खात्मा बल्कि जो असल जो रजीम है उसका भी खात्मा और इस सारे सिस्टम का रिवर्स होना, ये सारी तरमीमों का रिवर्स होना। तो एक तो ये डेवलपमेंट है जी। दूसरे नंबर पर 17 नशिस्तों पर मौजूद जो ये हुकूमत है चुनतखब फॉर्म 47 वाली, उनकी जी कोई इज़्ज़त नहीं होती। नजम सेठी साहब है जी, इनके अपने सहाफ़ी इनके हवाले से ख्याल किया जाता है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं जी कि काबीना में नए शामिल होने वाले PTI की ऐसी तैसी करने आए हैं मगर इनकी कुव्वत ही नहीं, सब सिफारशी हैं। 8-9 लोगों को भाई लोगों ने सेलेक्ट किया, यानी कि शहबाज काबीना में 8-9 लोग जो हैं वो भाई लोग हैं, वो आकर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जी इस चुनतखब हुकूमत की टोटल वैल्यू है कि अपनी काबीना के अंदर जो वज़ीर हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं ला सकते। तो बाकी इन्होंने कौन से कोई जो इक़दाम हैं वो उठाने हैं। बहरहाल जो परवेज़ खट्टक और दीगर को ये लॉन्च कर रहे हैं तो उस पर भी ये खुद नजम सेठी कह रहे हैं जी कि इनकी ये कुव्वत ही नहीं है कि ये इमरान खान साहब जो हैं उनका जो मुकाबला है वो ये कर सकें, या परवेज़ खट्टक को अगर लाकर समझ रहे हैं जी कि वो इनका मुकाबला करेंगे और वो इनको रोकेंगे, तो ये भी उनकी खाम ख्याली है। अतर काज़मी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, फजल रहमान साहब के हवाले से उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया और फजल रहमान के हवाले से मैं भी आपको इस प्लेटफॉर्म से बताता आ रहा हूँ जी कि फजल रहमान साहब के ऊपर एतबार करने की बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत नहीं है। वो बंद कमरों के अंदर देखेंगे जी कि हवाओं का रुख किस तरफ है तो वो उस तरफ जाकर बैठ जाएंगे। अगर उनको यकीन हो जाएगा कि PTI ने कन्फर्म अभी जीतना ही जीतना है तो वो PTI के साथ मिल जाएंगे और उसके बाद जो तब्दीली है वो आ जाएगी। अदरवाइज मौलाना फजल रहमान जो है वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो अतर काज़मी साहब ने भी इसी किस्म की बात की है मौलाना साहब के हवाले से। वो कहते हैं जी कि फजल रहमान बंद कमरों में सियासत करते हैं, जब इस हुकूमत के जाने का वक्त होगा तब मौलाना लीड करेंगे और बंद कमरों में बैठकर जो अगली हुकूमत होगी इसमें मौलाना का किरदार हो सकता है। पता नहीं कौन लोग इन्हें सियासत का चैगोरिया बनाकर पेश कर रहे हैं। तो ये जी मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके हवाले से था। आखिर में जी ट्रंप के हवाले से एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। मामला ये हुआ है, मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि वाइट हाउस के बाहर किसी एक शख्सियत की जो गिरफ्तारी है किसी बंदे की वो की गई है और उसको मुबैना तौर पर अभी तक शनाख्त तो सामने नहीं उसकी आई, लेकिन टेररिस्ट इस तरह से कहा जा रहा है जी कि उसने वहाँ पर कोई पिस्टल वगैरह करके कोई शायद अटैक वहाँ पर किया, लेकिन वहाँ पर जो ट्रंप इंतज़ामिया या उसकी जो सिक्योरिटी के हवाले से जो मुतलका हकाम वगैरह हैं उन्होंने वापसी कोई फायर वगैरह करके उसको ज़ख्मी किया और उसको जो अरेस्ट है वो कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको जोड़कर देखा जा रहा है ट्रंप की सिक्योरिटी के हवाले से भी और ट्रंप की जान के हवाले से भी, क्योंकि ट्रंप जब से आया है जिस किस्म के वो डिसीजंस कर रहा है, यहाँ तक कि जो वहाँ की डीप स्टेट है उसके अगेंस्ट भी ट्रंप के जो डिसीजंस हैं वो आ रहे हैं और ट्रंप के ऊपर एक पहले भी अटैक हो चुका है। तो इसको इस तरह से भी जोड़ा जा रहा है जी कि ट्रंप की जान को भी जो है वो ख़तरा है। लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी हैं या वहाँ की जो एजेंसीज वगैरह उन्होंने ये जो बड़ी साजिश अगर इस किस्म की कोई है, क्योंकि मुबैना तौर पर अभी कुछ डिटेल सामने तो नहीं आई, मुबैना तौर पर यही बताया जा रहा है जी कि अगर वो शख्स वाइट हाउस के करीब था तो उसके पास क्या ये हथियार कर रहा था या क्यों उसके ऊपर अटैक किया गया। ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीज़न तो होगी या किसी न किसी वजह से वो वहाँ पर आया होगा तो उसके साथ ये जो है वो किया गया। तो बहरहाल जी ये बड़ी जो साजिश थी वो नाकाम बनाई गई। इससे पहले भी ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें भी अगर ट्रंप खाली अपनी गर्दन यहाँ पर ना घुमाते तो ट्रंप को वो जो गोली थी वो लग जानी थी। उन्होंने गर्दन घुमाई और पास से उनके जो गोली थी वो निकल गई और इस तरह से उनकी जो जान है वो बच गई। तो बहरहाल जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।